एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गया हूँ आप सबके सामने जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न लेके। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न दोस्तों जॉन कीट्स की फेमस ओड है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लिखी कब गई। रिटन ऑन द स्प्रिंग ऑफ 1819 की बसंत ऋतु में लिखी गई। पब्लिश्ड इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई, या ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग 1819 में लिखी गई और जनवरी 1820 में एनोनिमसली इसे पब्लिश किया गया था। जनवरी 1820 में एनोनिमसली मतलब गुमनाम तरीके से इसे पब्लिश किया गया था, एनोनिमसली। द पोएम इज़ वन ऑफ सेवरल ग्रेट ओड्स ऑफ जॉन कीट्स जो 1819 में आई। उनमें से कई फेमस ओड्स में एक ओड थी। अगर मैं दोस्तों जॉन कीट्स की बात करूं तो जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और इनके प्लेस ऑफ जो बर्थ था वो मूरगेट, सिटी ऑफ लंदन, यूके था। मूरगेट को अब फिंसबरी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मूरगेट को फिंसबरी, अगर ऑप्शन में फिंसबरी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मूरगेट को ही अब क्या कहा जाता है, फिंसबरी कहा जाता है। फिंसबरी, FINSBURY। इनकी डेथ हुई 23 फरवरी 1821 में। 25 साल 4 महीने में इनकी डेथ हो गई। और इस ओड्स में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 5 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा में 10 लाइनें हैं और 10 की 10 लाइनें किस में हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में है। ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब हर एक लाइन में 10 सिलेबल होगा। पहली लाइन में 10 सिलेबल, दूसरी लाइन में 10 सिलेबल, तीसरी लाइन में 10 सिलेबल, मतलब 10 लाइन में 10 सिलेबल आयम्बिक पेंटामीटर में। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बेंजामिन हेडन नामक इंग्लिश आर्टिस्ट से प्रभावित होकर ग्रीसियन अर्न लिखा था कीट्स ने। ध्यान में रखिएगा, बेंजामिन हेडन नामक इंग्लिश आर्टिस्ट, बेंजामिन हेडन नामक इंग्लिश आर्टिस्ट से प्रभावित होकर इन्होंने ग्रीसियन अर्न लिखी थी। उसके अलावा दोस्तों अगर अर्न की हम बात करें तो अर्न क्या होता है पहले देख लेते हैं। चूँकि नाम ही है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, तो अर्न क्या होता है, एक तरह का वॉज होता है, एक तरह का बर्तन होता है, आप समझ लीजिए एक तरह का कुछ भी रखने के लिए होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये कई बार फूलों को रखने के लिए यूज होता है, कई बार गार्डन में रखा जाता है ये वॉज। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीक अर्थों में, तो ये एक कंटेनर होता है जो होल्ड करता है राख को। जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो उस मृत व्यक्ति को जब क्रिमेटेड किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जो उसकी राख बचती है उस राख को किसी अर्न में रख दिया जाता है। और ये अर्न जो है क्लासिकल टाइम से बनती आ रही हैं, ये बर्तन जिसमें राख को रखा जाता है ग्रीक्स द्वारा, रोमन द्वारा, और इनमें डेकोरेशन भी किया जाता है। इसका जो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाहरी पार्ट में आप देख रहे हो डेकोरेशन है। ये देखिए दोस्तों, इसका डेकोरेशन भी किया जाता था। फिगर्स जैसे कुछ नाचते हुए सीन बना दिया गया, जैसे और खेल कोई खेलते हुए बना दिया गया, या जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं फाइटिंग का सीन बना दिया गया। इवन कई बार सेक्सुअल सीन भी डाल दिए जाते थे। और जो ये फिगर होते थे अर्न पे, जो ये देख रहे हैं ये सारे फिगर बने हुए हैं अर्न पे, ये या तो ह्यूमंस होते थे या गॉड्स होते थे। और फिर उसके बाद चूंकि ये ओड है तो हम जान लेते हैं ओड क्या है। तो ओड को जानने के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओड होती है वो क्या होती है। पहली चीज़ तो क्लासिकल काइंड ऑफ पोम होती है। क्लासिकल काइंड ऑफ पोम के अलावा ये इसका ओरिजिनली जो लिखे जाने का उद्देश्य क्या था ओड का, कि इसे गाया जाएगा। लिखे जाने का उद्देश्य गाया जाना था, ये ध्यान रखिएगा। और एक तरह की ये लिरिक होती है, लेकिन ये फॉर्मल लिरिक होती है। इसके अलावा अगर ओड की बात करें तो ये मूड में सीरियस होती है, एलिवेटेड इसकी टोन होती है। दो तरह के क्लासिकल ओड्स होते हैं, पिंडार्स ग्रीक, पिंडार का जो ग्रीक ओड होता है, या उसे ही कोरल ओड्स भी कहते हैं। और उसके अलावा भी
अगर हम बात करें तो पिंडार वाली ओट्स में स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और रिपोर्ट होता है, आप जानते ही हैं स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और रिपोर्ट होता है। और दूसरी टाइप की जो है होरेस ने लिखी लिटरेरी ओट्स इन रेगुलर स्टैंजाज, ये पिंडार का इमिटेशन ही था एक तरह का इंग्लिश में होरेस द्वारा। टॉमस ग्रे की अगर बात करेंगे प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, तो ये किस में है, ये एक तरह से होरेशियन ओड है। और दोस्तों बात करें एक तीसरा टाइप जो है ओट्स का, इर्रेगुलर ओट्स। इसमें अब पहला ओड हो गया पिंडारिक ओड, दूसरा ओड हो गया होरेशियन ओड अगर हम बात करें, और तीसरे ओड की अगर हम बात करें तो इर्रेगुलर ओड्स होते हैं। इसमें लेंथ वैरी करती है, इरेगुलर होती है, इसीलिए हम इसे इरेगुलर ओट्स कहते हैं। और ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया इरेगुलर ओट्स? काउले के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। इरेगुलर ओट्स को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? इरेगुलर ओट्स को काउले द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। काउले ने अपनी पिंडारिक ओड नामक रचना में इरेगुलर ओट्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तो जॉन ड्राइडन हो गए, विलियम कॉलिंस हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ये सब इन लोगों ने वो इरेगुलर ओट्स में लिखा या काउलियन ओट्स में लिखा। इसीलिए इरेगुलर ओट्स को काउलियन ओट भी कहा जाता है। पिंडारिक ओट को मैंने आपको बताया कोरल ओट्स भी कहा जाता है, CHORAL, कोरल ओट्स। पिंडारिक ओट्स को क्या कहा जाएगा? कोरल ओट्स, CHORAL, कोरल ओट्स कहा जाएगा पिंडारिक ओट को। ये ध्यान में रखिएगा, पिंडारिक ओट को कोरल ओट भी कहा जाता है, जिसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और रिपोर्ट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे मैंने चर्चा की थी होरेशियन ओट की, जो वो भी रेगुलर ही होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं काउलियन ओट की, जिसे इरेगुलर ओट भी कहा जाता है। काउलियन ओट और इरेगुलर ओट एक दूसरे के सिनोनिमस है। और इसी संदर्भ में अगर मैं आऊं और बात करूं, जो ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न है, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? होरेशियन ओट्स का उदाहरण है। ये ध्यान में रखिएगा, किसका उदाहरण है? ओट्स इन विच द सेम फॉर्म ऑफ स्टैंजा इज रिपीटेड रेगुलरली इज कॉल्ड होरेशियन ओड। ओड्स इन विच, मान लीजिए कीट्स की ये ओड होरेशियन ओड है। कोई पूछे कि ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न क्या है, किस टाइप की ओड है? होरेशियन ओड है। और होरेशियन ओड किसे कहते हैं? वही स्टैंजा बार बार रिपीट किया जाएगा। ओड्स इन विच द सेम फॉर्म ऑफ स्टैंजा इज रिपीटेड रेगुलरली, उसी फॉर्म का स्टैंजा बार बार रिपीट किया जाएगा। जिस ओड में उसी फॉर्म का स्टैंजा बार बार रिपीट किया जाए उसे होरेशियन ओड कहते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार। कीट्स की जो फेमस ओड है, ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न हो गई, ओड टू अ नाइटिंगेल हो गई, ये दोनों 1820 में पब्लिश होती हैं। और दोनों ये होरेशियन ओड का उदाहरण है, जो कि उसी तरह के स्टैंजा, एक ही तरह के स्टैंजा का बार बार दोहराव हुआ है। अभी मैं उसको आपको बता दूंगा किस तरह एक ही तरह के स्टैंजा का बार बार दोहराव हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इतना बताने का मतलब ये था कि कोई अगर पूछ ले कि कीट्स की होरेशियन ओड किस कैटेगरी में आती है, रेगुलर, इरेगुलर, कोरल, पिंडारिक या काउलियन। पहली चीज़ तो इरेगुलर ओड और काउलियन ओड एक ही है, ये भी आज से जान लीजिए। इरेगुलर और काउलियन एक ही है, कोरल ओड और पिंडारिक ओड भी एक ही है, होरेशियन ओड भी एक कैटेगरी है। और होरेशियन ओड की क्या खासियत है अभी बताया हूँ आपको। ओड्स इन विच द सेम फॉर्म ऑफ स्टैंजा इज रिपीटेड रेगुलरली, उसी तरह का स्टैंजा रिपीट किया जाएगा बार बार। तो ये होरेशियन ओड है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा दोस्तों जुकाम और बुखार है, तो बीच में आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, इस ओट्स को पहले देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बातें पहले मैं आपको और बता दूं।
इससे रिलेटेड अगर कुछ और बातें आपको बतानी हो मुझे, तो मैं इसकी अगर राइमिंग स्कीम आपको बता देना चाहता हूँ। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, जैसे इसमें टोटल कितने स्टैंजा है दोस्तों, 5 स्टैंजा। कितने स्टैंजा हैं, 5 स्टैंजा टोटल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 5 स्टैंजा हैं। अब पाँचों स्टैंजा की अगर हम बात करें, फाइव स्टैंजाज में हर स्टैंजा में 10 लाइन है। हर स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं दोस्तों, 10 लाइन। और ये 10 की 10 लाइन किस में है, आइएम्बिक पेंटामीटर में है। 10 की 10 लाइन किस में है दोस्तों, आइएम्बिक पेंटामीटर में। और आइएम्बिक पेंटामीटर में है, इनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। अब देखिए, मैंने बताया था कि होरेशियन ओड होती है, उसमें उसी स्टैंजा के उसी फॉर्म को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि इसमें हर एक स्टैंजा के शुरुआती 4 जो लाइनें हैं वो ए बी राइमिंग स्कीम होगी। क्या होगी उसकी राइमिंग स्कीम, हर एक 5 के पाँचों स्टैंजा की, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 5 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा में 10 लाइनें हैं, और हर एक लाइन किस में है, आइएम्बिक पेंटामीटर में है। आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो गया कि हर लाइन में 10 सिलेबल हैं। ओके, अनस्ट्रेस स्ट्रेस 10 सिलेबल है। अब देखते हैं दोस्तों कि जैसे हम होरेशियन ओड की डेफिनेशन से अच्छे से जानते हैं कि होरेशियन ओड में उसी फॉर्म के स्टैंजा की रिपीटिशन होता है, तो इसमें हर एक स्टैंजा की शुरुआती जो 4 लाइनें हैं उनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ध्यान रखिएगा, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे पहले स्टैंजा में है, ध्यान से देखिएगा, हर एक इस 5 के पाँचों स्टैंजा में की शुरुआती 4 लाइनें ए बी फॉर्म में होंगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं एंड कैसे होता है, बाकी का जो 6 लाइन बची वो किस में होती हैं, तो दोस्तों मेल्टानिक सस्टेट में होती हैं। किस में, मेल्टानिक, MELTONIC, मेल्टानिक सस्टेट। पेड कोर्स वालों को मैं दे दूंगा ये रिटर्न मटेरियल। ये मेल्टानिक सस्टेट हो गया। आगे आते हैं दोस्तों, तो मेल्टानिक सस्टेट में ये वैरी करेगा। देखिए जैसे पहले स्टैंजा में है, मैंने ये बताया कि शुरुआती 4 लाइनें 5 के पाँचों स्टैंजा में ए बी रहेंगी। मेल्टानिक सस्टेट में अगर हम बात करें तो जो पहले स्टैंजा की अंतिम 6 लाइनें होंगी वो किस में होंगी, सी डी ई फॉर्म में। किस में, मेल्टानिक सस्टेट। आप मेल्टानिक सोनेट जानते हैं, पेट्रॉर्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, ठीक, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए सी डी, क्या होती है, मेल्टानिक सोनेट की कह रहे हैं कि जो ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न के हर एक स्टैंजा की शुरू की 4 लाइनें हैं वो तो उनकी राइमिंग स्कीम ए बी हो गई। बाकी जो 6 लाइनें हैं हर एक स्टैंजा की वो मेल्टानिक सस्टेट में है। मेल्टानिक सस्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ, मेल्टानिक सस्टेट में है, इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जो मेल्टॉनिक सोनेट होता है उसका पहला पार्ट ऑक्टेव होता है, दूसरा पार्ट सस्टेट होता है, तो वही सस्टेट की बात की जा रही है। तो मेल्टानिक सस्टेट में होता है, तो पहला जो इसका 5 स्टैंजा है ओड ऑन ग्रीसियन अर्न में, तो जो पहला स्टैंजा है दोस्तों, अगर हम पहले स्टैंजा की बात करें, जो फर्स्ट स्टैंजा है, तो फर्स्ट स्टैंजा में इसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी ई सी डी ई। अब दूसरे स्टैंजा में इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, सी
डी ई सी ई डी, सी डी ई सी ई डी। और बाकी तीसरे और चौथे स्टैंजा में दोस्तों सी डी फिर से रिपीट होगा। इस तरह ये चलेगा। कहने का मतलब इतना आपको गूढ़ में नहीं याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये जान लीजिए कि हर एक 5 के पाँचों ओडा नगरीशियनर्स का पहला जो 4 लाइनें होंगी पाँचों स्टैंजा की, वो ए बी फॉर्म में होंगी। किस में होगी? ए बी में होंगी। बाकी मिल्टानिक सस्टेट होगा। बाकी हर एक स्टैंजा की अंतिम 6 लाइनें मिल्टानिक सस्टेट में होंगी। इतना याद रखिए। ओड ग्रीक वर्ड से बना हुआ जिसका अर्थ होता है टू सिंग और टू चैंट। ध्यान रखिएगा, ओड का ग्रीक ओरिजिन है और जिसकी लिटरल मीनिंग क्या होती है? टू सिंग और टू चैंट, गाना या मंत्रोच्चार करना। कीट्स को हेलेनिस्टिक पोएट कहा जाता है। हेलेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो ग्रीस की जो कल्चर है उसको हेलेनिज्म कहा जाता है। हेलेनिस्टिक पोएट इसीलिए कीट्स को कहा जाता है क्योंकि ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन कीट्स को इसीलिए हेलेनिस्टिक पोएट कहा जाता है। आगे आते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहले स्टैंजा का। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। दाऊ अब आते हैं पोम पे। जो पोम की थीम है, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें अगर हम बात करें तो अर्ण को संबोधित किया जा रहा है। अभी आपको मैंने बताया अर्ण एक प्रकार का बर्तन होता है। अगर ग्रीक और रोमन के हिसाब से बोलें, एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें जो व्यक्ति मर जाता है, जलाने के बाद जो राख बचती है उस अर्ण में उसे राख को रखा जाता है। और अर्ण में बाहर बहुत सारी पेंटिंग भी की हुई होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए पेंटिंग की हुई है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स अर्ण को डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं। दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ वाइटनेस। दाऊ मतलब तुम, स्टिल मतलब अब तक, अनरेविज्ड मतलब बिल्कुल तुम वर्जिन हो, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। किसकी ब्राइड हो? किसकी पत्नी हो? क्वाइटनेस की, स्तब्धता की, शांति की। तो ओड, इस ओड के जरिए कीट्स कह रहे हैं कि दाऊ मतलब तुम, स्टिल मतलब अब तक, अनरेविज्ड मतलब वर्जिन, अनरेविज्ड का मतलब वर्जिन, ब्राइड मतलब दुल्हन, क्वाइटनेस मतलब शांति या स्तब्धता। समझ में आ रहा है दोस्तों? निस्तब्धता, स्तब्धता नहीं, निस्तब्धता या शांति। तो ओड को, अर्ण को संबोधित करते हुए, चूंकि पहली बात तो ओड की डेफिनेशन याद रखिएगा, इसमें एड्रेस होगा ही होगा। एड्रेस के फॉर्म में होती है, फॉर्मल लिरिक होती है और लेंथी और सरमोनियस एड्रेस होता है। और किन किन जो टर्म्स हैं उनमें एड्रेस होता है बताइएगा मुझे। ओड में तो एड्रेस किया जाता है, किसी न किसी को संबोधित जरूर किया जाएगा। तो दाऊ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम स्टिल, मतलब स्टिल का मतलब अब तक, अनरेविज्ड मतलब वर्जिन, तुम्हें टच नहीं किया गया है, जिसे टच ना किया गया हो। ब्राइड मतलब दुल्हन, क्वाइटनेस, कि तुम शांति की दुल्हन हो, अब तक तुम शांति की दुल्हन हो। मतलब लेखक के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जो शादी हुई है, अर्ण को संबोधित करते हुए, किससे कहता है? अर्ण को कहता है, उस बर्तन को कहता है जिसमें चित्रांकन किया गया है। किसको संबोधित कर रहे हैं? ये वाले बर्तन को। ये ध्यान से फिर से देख लीजिए, इस बर्तन को जॉन कीट्स इसमें संबोधित कर रहे हैं। ये जो है, इसको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि तुम क्या हो? कि तुम्हारी शादी पीस के साथ हुई है या क्वाइटनेस के साथ हुई है, और या क्वाइटनेस कभी डिस्टर्ब नहीं हुई है। क्वाइटनेस मीन्स निस्तब्धता हिंदी में, इसके साथ हुई है। मतलब तुम बहुत क्वाइट, तुम्हारी शादी, तुम्हारा और क्वाइटनेस का बड़ा मेल है, ये कहने का मतलब है। तुम्हारा और जो शांति का, निस्तब्धता का है, वो बड़ा मेल जोल है। तुम दुल्हन हो, किसकी दुल्हन हो? क्वाइटनेस की दुल्हन हो। अर्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कीट्स कि दाऊ स्टिल अनरेविज्ड मतलब वर्जिन, ब्राइड मतलब दुल्हन, क्वाइटनेस। किसकी दुल्हन हो? तुम क्वाइटनेस की दुल्हन हो। कौन? तुमसे क्या मतलब है? अर्ण से मतलब है। दाऊ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। दाऊ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ?
दाऊ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो फोस्टर चाइल्ड मतलब नॉट अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। जो बच्चा, कहने का मतलब ये है कि अपने माता पिता के द्वारा देखभाल उसकी ना की गई हो बल्कि किसी और के द्वारा देखभाल की गई हो, उसे फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। द चाइल्ड हु इज टेकन केयर बाय समवन एल्स दैन इट्स पेरेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे किड्स क्या कहते हैं, दाऊ फोस्टर चाइल्ड आप साइलेंस एंड स्लो टाइम। किसके कहते हैं, अर्न को किसको कहते हैं, तुम किसकी बच्ची हो, किसके द्वारा पाली पोसी गई हो, साइलेंस के द्वारा, स्लो टाइम के द्वारा। किसके द्वारा पाली पोसी गई हो, साइलेंस के द्वारा, मौन के द्वारा या स्लो टाइम के द्वारा पाली पोसी गई हो, फोस्टर्ड की गई हो। ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्न, तुम साइलेंस मतलब मौन, और जो समय की बहुत धीमी गति है, तुम्हारे लिए समय की गति बहुत धीमी हो जाती है, उसके द्वारा पाली पोसी गई हो। ये ध्यान में रखिएगा। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। The urn is also the foster child, not a biological child, but one that is taken care of by someone else than its parents. Of silence and time. Usually time is fast, but here not. जनरली समय बहुत फास्ट चलता है। हम कहते हैं कि अभी 10 साल बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। जनरली समय बहुत फास्ट चलता है। व्हेन इट कम्स टू इन द केस ऑफ अर्न, इस अर्न के केस में समय जो है थोड़ा सा धीमा चल रहा है, बहुत धीमे धीमे। इसीलिए फोस्टर किसके द्वारा पाली पोसी गई हो, किड्स कहते हैं तुम साइलेंस के द्वारा पाली पोसी गई हो और स्लो टाइम द्वारा पाली पोसी गई हो। ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो फोस्टर चाइल्ड मतलब किसी के द्वारा जो पाला पोसा जाए, किसी और के द्वारा, माता पिता के अलावा। तो किड्स ग्रेशियन अर्न की तरफ निहारते हुए दाउ स्टिल अनराविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहते हैं, क्या कहते हैं, विचार करते हैं या कहते हैं या संबोधित करते हुए उनको कहते हैं कि तुम्हारी शादी क्वाइटनेस के साथ हुई है, शांति के साथ हुई है, निस्तब्धता के साथ हुई है। और तुम क्यों शादी हुई है, क्योंकि तुम बिल्कुल खड़ी हुई हो या तुम रखी हुई हो, बिल्कुल शांत हो तुम, और तुम्हारे लिए समय बहुत धीरे चल रहा है। एज दो इट वर द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा है कि तू समय की गोद ली हुई बच्ची हो। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कहते हैं दाउ फोस्टर चाइल्ड। अर्न को कहते हैं कि तू समय की गोद ली हुई बच्ची हो, क्योंकि सबके लिए तो समय तेजी से चलता है, लेकिन तुम्हारे लिए, चूँकि अर्न ये कई हजारों साल तक या कई सैकड़ों साल तक रखी हुई होती हैं दोस्तों, और इनके लिए समय का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा कहा है किड्स ने इनके बारे में। आगे आते हैं दोस्तों। सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। सिल्वन हिस्टोरियन, यहां पर अर्न को क्या कह रहे हैं, जॉन कीट्स हिस्टोरियन कह रहे हैं, सिल्वन हिस्टोरियन कह रहे हैं। सिल्वन हिस्टोरियन से हमारा क्या मतलब है, उस तरह के हिस्टोरियन जो इतिहास के बारे में लिखते हैं। सिल्वन हिस्टोरियन जो ग्रामीण जीवन के बारे में लिखते हैं। सिल्वन हिस्टोरियन जब उसमें उकेरे गए चित्रों को देखते हैं कि ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे पास्टोरल लाइफ के हों, तो उसे अर्न को क्या संबोधित करते हैं, सिल्वन हिस्टोरियन। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सिल्वन हिस्टोरियन किसे कहा गया है, तो आप क्या जवाब दोगे, अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया है। हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। तो जो ग्रामीण जीवन का चित्रण अर्न पे हुआ है, जो उस पे चित्र उकेरे गए हैं, उस वजह से जॉन कीट्स अर्न को हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। और 10 एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम्स, इसीलिए कीट्स कहते हैं कि
यद्यपि कि जो कवि होता है वो एक रूरल लाइफ को डिपिक्ट करता है अपनी कविता में, लेकिन यहाँ पर ये अर्न है वो संबोधित कर रही है, वो एक्सप्रेस कर रही है किसको? ग्रामीण जीवन के बारे में। The Sylvan historian who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme, तो यहाँ पे सिल्वन मीन्स ऑफ द वुड्स, जो ग्रामीण जीवन या जंगल के जीवन से संबंधित हो। द वर्ड हैज अ प्लेजेंट पीसफुल कनोनेशन, सो सिल्वन हिस्टोरियन मीन्स द मेकर ऑफ द अर्न हु प्रेजेंट्स अ प्लेजेंट सीन इन द वुड्स, मे बी वंस सच एज दिस। कैंस्ट इज एन ओल्ड फैशन फॉर्म ऑफ कैन। कैंस का मतलब कैन, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? कैन। Who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme? तो कहने का मतलब ये है, सिल्वन हिस्टोरियन हु कान दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मतलब जो सीधे सीधे है, what leaf fringe legend haunts about it thy shape. Sylvan historian who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme, what leaf fringe legend haunts about it. तो दोस्तों जो ब्यूटीफुल स्टोरी है, जो फ्लावरी टेल है, और जो यहाँ पर कहने का कवि का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो कवि का कहने का मतलब है, द अर्न हैज टर्न टू हिम इनटू द हिस्टोरियन ऑफ अ पीस ऑफ पास्टोरल लाइफ। यहाँ पे अर्न कैसा बिहेव कर रही है? इतिहासकार की तरह बिहेव कर रही है, चूँकि उसमें ग्रामीण जीवन के ऐतिहासिक प्राचीन ग्रामीण जीवन के चित्र उकेरे गए हैं, इसी वजह से वो इतिहासकार की तरह बिहेव कर रही है। ग्रामीण जीवन के बारे में जो इतिहासकार लिखता है उसी तरह। इंडीड इट सीम्स टू बी द पोएट एज दो स्कल्पचर कैन एक्सप्रेस ए स्टोरी ऑफ रूरल लाइफ मच बेटर देन पोइट्री। कहने का मतलब इसमें जो स्कल्पचर है, जो चीज़ें चित्रित की गई हैं, ये पोइट्री से भी बेहतर, पोएम से बेहतर भी बेहतर चित्रित की गई हैं। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। राइम मतलब पोइट्री, यहाँ पे लेजेंड, राइम मीन्स पोइट्री, फ्लावरी टेल मतलब ब्यूटीफुल स्टोरी, कांस्ट मीन्स कैन। What leaf fringe legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both? What leaf fringed legend? Leaf fringed legend. Leaf fringed legend का मतलब, लीफ फ्रिंज लेजेंड कहने का मतलब दोस्तों ये है, हाँ, अगर लीफ फ्रिंज का मतलब पत्तियों से घिरी हुई, जो उसकी आउटलाइन है, जो अर्न की आउटलाइन है, यहाँ फिर से देख लीजिए आप, जो अर्न की आउटलाइन है वो कीट्स कहते हैं। जिस अर्न को कीट्स संबोधित करते हैं कि उसकी जो आउटलाइन है, जो उसका किनारा है, वो पत्तियों से घिरा हुआ है। What leaf fringe legend haunts about thy shape? Are deities, are mortals, are of both? तो यहाँ पे वो इंक्वायर करते हैं, what कहते हैं ना, he inquires wonderingly as to what legend in rural surroundings is depicted on the urn, कि कौन सी कहानी डिपिक्टेड है ये पत्तियों की आउटलाइन के बीच में जो चित्र बने हुए हैं, ये किस कहानी का प्रदर्शन करते हैं, ये पूछते हैं। व्हाट लीफ फ्रिंज लेजेंड मतलब चारों तरफ, लीफ फ्रिंज्ड मतलब आउटलाइन जो है वो पत्तियों से घिरी हुई है और बीच में चित्र बने हुए हैं। हांट्स मतलब, हांट्स का यहाँ मतलब क्या हुआ दोस्तों? हांट्स अबाउट द शेप मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। अबाउट दाई शेप अब डीटीज आर मॉर्टल्स आर अब बोथ, कि जो ये पत्तियों के बीच में चित्र उकेरे गए हैं वो किसके हैं? डीटीज के हैं, देवी देवताओं के हैं, मॉर्टल्स के हैं, मनुष्यों के हैं, या दोनों के हैं? द पोएट विशेस टू नो अबाउट दीज पिक्चर्स कर्व्ड ऑन द अर्न। यहाँ पर जो कवि है जॉन कीट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये जो चित्र हैं किसके हैं। यही दिमाग उनके, यही विचार उनके मन में बार बार आ रहा है, उनको हॉन्ट कर रहा है। कोई चीज़ जब आपको हॉन्ट करती है, इसका मतलब वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आती है।
उसके बाद दोस्तों, इन टेम्प आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। इन टेम्प आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। टेम्प इज वैली इन ग्रीस। जी, टेम्प क्या है दोस्तों? ग्रीस में एक वैली है। ग्रीस नामक देश में एक वैली को टेम्प वैली कहते हैं। डेल जो है, यहाँ पे जो डेल का जिक्र आया है दोस्तों, वो भी एक वैली है, ध्यान में रखिएगा। जो डेल है और जो टेम्प है, ये वैली है, ये घाटियाँ हैं ऑफ आर्केडी। वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज। फिर से क्वेश्चन करते हैं, इज इट ए स्टोरी ऑफ द गॉड्स हु फ्रीक्वेंट द वैली ऑफ टेम्पल इन थेस्ले। कि क्या ये कहानी उन देवताओं की है जो टेम्पल नामक घाटी में बहुत फ्रीक्वेंटली आते जाते थे या आते जाते हैं। या फिर पूछते हैं कि क्या यह स्टोरी उन लोगों की है। डेल्स ऑफ आर्केडी में कहते हैं कि इन टेम्प आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। मतलब कि क्या ये कहानी उन मनुष्यों की है जो ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे आर्केडी में जो ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि इसमें जो चित्र अंकित हैं, क्या देवी देवताओं के हैं या मनुष्यों के हैं, या उन देवताओं के हैं जो टेम्पल घाटी में आते थे, फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, या उन मनुष्यों की है जो आर्केडी की, जो डेल्स ऑफ आर्केडी है, तो इस घाटी में अपना ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। किसके चित्र उकेरे गए हैं? बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अर्ण पे जो चित्र उकेरे गए हैं वो किसके चित्र उकेरे गए हैं। वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज। कि ये हैं कौन लोग? वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज। वॉट मेडन्स लॉथ। वॉट मेडन्स लॉथ। वॉट मेडन्स लॉथ। लॉथ का मतलब दोस्तों अनविलिंग या हेजिटेट करना, संकोच करना। वॉट मेडन्स लॉथ। कि ये महिलाएं जो हैं, मेडन्स हैं, जो कुंवारी महिलाएं हैं, ये संकोच क्यों कर रही हैं, हेजिटेट क्यों कर रही हैं, ये पूछते हैं। क्या कारण है इनके हेजिटेशन का? वॉट मैड परसूट। ये जो लड़के हैं, ये जो युवा हैं, उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? परसूट मतलब किसी का अनुसरण करना। गर्ल के लिए मेडन शब्द आता था पहले। लॉथ मीन्स जो विलिंग ना हो, जो संकोच करे। तो जो संकोच कर रही हैं या जो वो नहीं चाह रही हैं, वॉट मेडन्स लॉथ, कि वो क्यों संकोच कर रही हैं। वॉट मैड परसूट, कि ये कौन लोग हैं जो पीछे पीछे मतलब जा रहे हैं उन महिलाओं के। वॉट मैड परसूट। परसूट मतलब किसी का अनुसरण करना। मैड परसूट may refer to a classic scene where fawns who are always horny pursue the girls are nymphs। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया है what mad pursuit, मतलब एक तरह से जो प्रेम में किसी का पीछा किया जाता है उसके बारे में ये जिक्र है। वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज। वॉट मेडन्स लॉथ, की महिलाएं इतनी संकोच क्यों कर रही हैं, या ये महिलाएं ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं चाहती, किस चीज़ से अपने आप को हटाना चाहती हैं, हेजिटेट कर रही हैं, अनविलिंग हैं। वॉट मैड परसूट, की ये जो पीछे पीछे लोग जा रहे हैं उन महिलाओं के, क्यों जा रहे हैं? परसूट मतलब किसी का अनुसरण करना, कि कैसा पागलपन है। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये जो महिलाएं बचने की कोशिश कर रही हैं। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, कि क्या कारण है कि गर्ल्स जो स्ट्रगल कर रही हैं बचने के लिए, कि कोई इंसान उन्हें पकड़ ना ले, अपनी बाहों में ना ले ले। तो ये क्यों? वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, किस चीज़ में है? यहाँ से देखिए, वॉट मेडन्स लॉथ, की महिलाएं किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रही हैं, किस चीज़ से संकोच कर रही हैं। वॉट मैड परसूट, ये जो इस चित्र में अंकित लड़के हैं किसका पीछा कर रहे हैं? परसूट मतलब किसी चीज़ का अनुसरण करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और महिलाएं किससे बचने की कोशिश कर रही हैं, किसकी बाहों में आने से बच रही हैं। वॉट पाइप्स एंड टिम्बरेल्स। वॉट पाइप्स एंड टिम्बरेल्स,
तो जो पाइप्स होता है वो फ्लूट्स होती है, एक तरह की बांसुरी होती है। टिम्बरेल एक एंशियन, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है। तो म्यूजिक ये बज रहा है, किड्स को ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि उसमें म्यूजिक, ये सारे म्यूजिक यंत्र बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं दोस्तों? अर्न में बने हुए हैं, जो चित्रांकन है अर्न में। द म्यूजिक इज प्लेड एंड द पीपुल और गॉड्स इन द पिक्चर आर गोइंग वाइल्ड। ये म्यूजिक बज रहा है और लोग जो वहाँ पे, चाहे देवता हों या लोग हों, जो इंसान हों, they are going wild means they are becoming uncontrolled. What wild ecstasy? They are very happy in an uncontrolled way. Wild means uncontrolled. Ecstasy मतलब supreme form of happiness, bliss. तो ये इतनी अनकंट्रोल्ड एक्सटेसी क्यों है, ये क्या है, पूछते हैं किड्स। दे आर एक्सटैटिक, दे आर प्रॉब्ली डांसिंग वाइल्डली। तो ये आपका दोस्तों पहला स्टैंजा हुआ। फिर से मैं एक बार फटाफट आपको दोहरा देता हूँ इसको। देखिए शुरू से देखते हैं। दाउ स्टिल अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ स्टिल अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि अर्न को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्न, तुम क्या हो? तुम बहुत वर्जिन हो, और तुम किसकी दुल्हन हो? क्वाइटनेस की दुल्हन हो, निस्तब्धता की दुल्हन हो, शांति की दुल्हन हो। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और तुम किसकी गोद ली हुई बच्ची हो? किसके द्वारा देखभाल तुम्हारी की गई है? साइलेंस और स्लो टाइम द्वारा तुम्हारी देखभाल की गई है। तुम्हें सुरक्षित रखा गया है, स्लो टाइम ने तुम्हें सुरक्षित रखा है, साइलेंस ने तुम्हें सुरक्षित रखा है। सिल्वन हिस्टोरियन, और उसको कहते हैं कि तुम इतिहासकार की तरह हो। हु कैन दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन अवर राइम, तुम उस इतिहासकार की तरह हो हे अर्न, कि तुम वो इतिहासकार हो जो तुम एक इतनी सुंदर कहानी को अपने अंदर लिए हुए हो और इतने सुंदर ढंग से उसे एक्सप्रेस कर रही हो इन चित्रांकनों के जरिए, जैसा कि हमारी कविताएं भी नहीं कर सकती। राइम मतलब दोस्तों यहाँ कविता। और दोस्तों अगर हम बात करें, What leaf fringe legend haunts about thy shape? What leaf fringe legend haunts about thy shape? कि जो ये पत्तियों की जो उसमें आउटलाइन बनी हुई है अर्न में, और उसके बीच में जो कहानियाँ हैं, कहानियों का चित्रांकन है, वो क्या है? बार बार ये कवि के मन में ख्याल आता है, किड्स के मन में ख्याल आता है। आर डीटीज आर मॉर्टल्स, ये देवी देवताओं की जो चित्र अंकित किए गए हैं, या मॉर्टल्स के मतलब मनुष्यों के, मॉर्टल्स मतलब मनुष्य, आर बोथ या दोनों के हैं, देवी देवता और मनुष्य दोनों के हैं। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी, कि ये सीन किसके हैं? टेम्प घाटी के हैं या डेल्स घाटी के हैं? किसके हैं ये सीन? वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज, ये कौन से लोग हैं? वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज, ये कौन से लोग हैं या ये कौन से देवता हैं? वॉट मेडन्स लॉथ, ये कौन सी महिलाएं हैं जो बचने का प्रयास कर रही हैं, जो संकोच कर रही हैं, जो अनविलिंग हैं, जो हेजिटेट कर रही हैं? कौन सी महिलाएं हैं? व्हाट मैड परसूट, ये कौन से पुरुष हैं जो उन महिलाओं का पीछा कर रहे हैं, परसूट कर रहे हैं? व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये महिलाएं क्यों बचने की कोशिश कर रही हैं इन पुरुषों से? व्हाट पाइप्स एंड टिम्बलेस, की ये वाद्य यंत्र हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कि ये क्या बिल्कुल प्रसन्नता है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैप्पीनेस है। इतना दोस्तों पहला स्टैंजा है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी था और इस वजह से ये लंबा हो गया। और दोस्तों कुछ बातें आपको मैं और बताऊंगा अभी, लेकिन उसके पहले ये कह देता हूँ, कल एक कमेंट आया था जो कि बहुत ही एक इंसल्टिंग कमेंट था। उसमें ये कहा गया कि वसुंधरा मैम की पिक आपने अपनी पिक क्यों लगा रखी है थंबनेल में? क्या वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये पिक आप लोग लगाते हैं? तो दोस्तों हम बता दें, हमें पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्राइम उद्देश्य यहाँ पर यही है सिर्फ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुँचा सकें, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऑलरेडी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं जो हमारे मित्र आ रहे हैं, हमें कोई पॉपुलैरिटी बटोरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पहली रैंक थी, उनकी 8वीं रैंक थी। हमने जहाँ पर बेहतर होगा, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं वो लोग प्लीज़ मेरा चैनल ना देखें। मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं, हम कोई इस वजह से नहीं पढ़ाते या इस वजह से मेहनत नहीं करते कि लोग हमारे ही बारे में इस तरह के अपमानजनक कमेंट करें। हमें कोई पॉपुलैरिटी की चाह नहीं है। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं और बताना चाहता हूँ।
अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें किस तरह की फिगर ऑफ स्पीचेज का प्रयोग इस स्टैंजा में किया गया है, वो पार्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो इसको आओ हम लोग आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें ओड ऑन ग्रेसिया नर्म में, ओड हम जानते ही हैं क्या होती है। ओड मैंने आपको बताया अच्छे से। कॉन्सोनेंस का यूज आप देख सकते हैं इसमें। अलिट्रेशन का भी यूज कई जगहों पे दिख जाएगा। हम दोस्तों आपको बताएंगे। एनाफोरा तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए एनाफोरा इसमें सबसे ज़्यादा है इन लाइनों में। ये देखिए, वॉट मेन आर गॉड्स आर दीज, वॉट मेडन्स लॉथ, वॉट मैट परसूट, वॉट स्ट्रगल टू स्केप, वॉट पाइप्स एंड टिम्बर एल्स, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी। एनाफोरा साफ साफ दिख रहा है। डब्ल्यू वॉट का रेपिटेशन हो रहा है। जो प्रारंभ में किसी शब्द का बार बार रेपिटेशन हो तो वहाँ पर एनाफोरा होता है, आपको इतना तो मालूम होगा। तो दोस्तों ये इसमें एनाफोरा आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एनाफोरा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी गई हैं वेरियस एग्जाम्स में, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। रेपिटेशन ऑफ एनी वर्ड और एक्सप्रेशन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस सच एज फॉर एवर इन द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड हैप्पी इन द लास्ट 2 लाइन्स। तो फॉर एवर का भी यूज किया गया है, तो वहाँ एनाफोरा होता है जहाँ पे शुरुआती रेपिटेशन होता है उसी वर्ड का। अलिट्रेशन भी यहाँ आया है। अलिट्रेशन क्या होता है दोस्तों अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री सच एज द साउंड एंड। तो ये अगले स्टैंजास की बात है, वो हम वहाँ बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर यही है, आप यहाँ एनाफोरा ध्यान रखिएगा। एनाफोरा आपको ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। राइमिंग स्कीम आपको मैंने पहले ही बता दी है। ए बी ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी, और उसके अलावा मैंने क्या बताया था, ए बी सी डी के अलावा वो बदलता रहता है। सेस्टेट में थोड़ा सा राइमिंग स्कीम बदलती रहती है, बाकी ए बी पूरे 5 स्टैंजा में है। थोड़ा सा जो परिवर्तन आता है वो सेस्टेट में आता है। पहले वाले सेस्टेट में क्या हो जाता है, सी डी ई हो जाता है फर्स्ट स्टैंजा में जो सेस्टेट है। दूसरे स्टैंजा में सी ई डी हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। खैर इसको अभी हम छोड़ते हैं। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसमें 5 स्टैंजा होंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 5 स्टैंजा होंगे 10-10 लाइन के, आयम्बिक पेंटामीटर में होंगे, मतलब 50 लाइनें टोटल हैं इस पोम में। और ए बी राइमिंग स्कीम है शुरुआती 4 लाइन्स की हर एक स्टैंजा में, बाकी की 6 लाइन मिल्टानिक सेस्टेट में है, 6 लाइनें, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ पहला स्टैंजा समाप्त होता है और हम दूसरा स्टैंजा और तीसरा स्टैंजा आपके सामने जल्द लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्हें चैनल ना देखना हो वो ना देखें, लेकिन प्लीज़ कमेंट को डिसेंट रखें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं पूरा तैयार करने में, वसुंधरा मैम इतनी मेरी मदद करती हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको कोई चीज़ बोलना ही नहीं होता कि आपके सामने मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अलावा भी एडिटिंग का काम होता है, वर्ड्स की मीनिंग को सेलेक्ट करने का काम होता है, बहुत सारा काम होता है जो मैम करती हैं। ये जान लीजिए 60% जो काम होता है वो मैम ही करती हैं, 40% ही मैं कर पाता हूँ। तो अगर कोई मैम पे इस तरह का कमेंट करे तो अच्छा नहीं लगता। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।